नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ASP बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है NCERT लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में। क्या होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसको किस किस नामों से जाना जाता है, उसकी हम आज पूरे तरीके से बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेटा इस STD को क्या कहते हैं। देखो STD, इस STD को हम कहते हैं STI, उसके बाद इसको हम कहते हैं RTI। अब क्या नाम होता है इसकी अगर हम बात करते हैं, इसको हम VD के भी नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पर STD का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STI का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, RTI का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन और VD का मतलब होता है आपका वेरनल डिजीज। तो इन नामों से हम जानते हैं किसको, जो आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं उसको। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर NCERT की एक एक लाइन को बताएंगे हम, लेकिन यहाँ पर कुछ कॉमन चीज़ें भी जानना ज़रूरी होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में क्या होते हैं, ऐसे डिजीज, ऐसे रोग जो आपके सेक्सुअल ट्रैक्ट में होते हैं, यानी कि अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होते हैं, उसको हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या इन्फेक्शन कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ये जो इन्फेक्शन होता है किसके द्वारा हो सकता है, तो ये इन्फेक्शन हो सकता है आपके वायरस के द्वारा, ठीक है, वायरस के द्वारा हो सकता है, बैक्टीरिया के द्वारा हो सकता है, ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा हो सकता है, फंगस के द्वारा हो सकता है, प्रोटोजोआ के द्वारा हो सकता है, ठीक है। तो ये रोग जो होते हैं वो कई तरीके से हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। वायरस के द्वारा हो सकता है, बैक्टीरिया के द्वारा हो सकता है, फंगस के द्वारा हो सकता है और प्रोटोजोआ के द्वारा भी हो सकता है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं तो कूद पड़ते हैं NCERT की लाइन पर और तोड़ देते हैं एक एक पॉइंट को समझ करके। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इन्फेक्शन और डिजीज, ठीक है, विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिसको STI या वर्नल डिजीज, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTI या STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ कॉमन डिजीज दिए गए हैं, उस डिजीज के नाम भी जानना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पर समझिए आप, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको बताया गया है गोनेरिया, जो कि एक प्रकार का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। उसके बाद सिम्फेल्स, जेनिटल हर्पिस, ठीक है, जेनिटल हर्पिस की बात करते हैं तो ये भी क्या होता है, एक प्रकार से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। क्लेमाइडिया की बात करते हैं तो क्लेमाइडिया भी क्या होता है, एक प्रकार का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर आपका जेनिटल वर्थ आता है, ट्राइकोमोनास आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के डिजीज आते हैं, हेपेटाइटिस B भी इसमें आता है। उसके बाद इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डिजीज आते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो आपने देख लिया क्या क्या, मुख्य रूप से इसमें आता है आपका गोनोरिया, ठीक है, गोनोरिया, गोनोरिया की बात करते हैं। उसके बाद इसके अंदर क्या आता है आपका, हेपेटाइटिस B आता है, हेपेटाइटिस B आता है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपका HIV जो कि एड्स होता है वो आता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है जेनिटल हर्पिस, क्या आता है, जेनिटल हर्पिस आता है, ठीक है, जेनिटल हर्पिस आता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर क्लेमाइडिया आता है, क्या आता है, क्लेमाइडिया आता है। तो ये सारे क्या होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो इन इन्फेक्शन से बढ़ते हुए हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बताया गया है, एंड ठीक है कवर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन, ठीक है। इन सारे डिजीज के अलावा अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो डिस्कस किया गया इन्फेक्शन वो क्या है आपका, रिसेंट ईयर में, इस ईयर में HIV लीडिंग टू एड्स आर सम ऑफ द कॉमन STD। यानी कि अगर हम बात करें ये गोनेरिया, ठीक है, जो आपका सिम्फेल्स होता है, जेनिटल हर्पिस होता है, क्लेमाइडिया होता है, इन सभी से ज़्यादा जो रिसेंटली आपका स्टडी किया गया केस है वो क्या, HIV के द्वारा होने वाला जो एड्स होता है वो होता है, ठीक है। अभी त्रिपुरा कांड आप जानते हैं, त्रिपुरा में क्या हुआ, पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी के बच्चे क्या थे, एड्स के रोगी थे। आर सम कॉमन STD एमंग दीज HIV इन्फेक्शंस, ठीक है, इज मोस्ट डेंजरस एंड डिस्कस्ड इन डिटेल चैप्टर 7। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो HIV या एड्स होता है उसके बारे में चैप्टर 7 में डिस्कस किया गया है डिटेल में, ठीक है, जो कि क्या आपका है हेल्थ, ठीक है।
एंड डिजीज चैप्टर, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है, वहाँ पर डिस्कस किया गया। सम ऑफ दीज इन्फेक्शंस आर लाइक हेपेटाइटिस बी एंड HIV कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय द शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन एंड नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट etc। कहने का मतलब ये होता है कि जो आपके STD होते हैं, STDs यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होते हैं, उनमें से आपका आता है हेपेटाइटिस बी। क्या आता है? हेपेटाइटिस बी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें HIV जिसको कहते हैं एड्स, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? जो नीडल होते हैं, ठीक है, किसे? जो नीडल होते हैं, ठीक। नीडल का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पर नीडल का मतलब आपका ये होता है कि जिस नीडल का उपयोग एक बार किया जा चुका है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि ऑपरेशन करने वाला जो ब्लेड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो इन्फेक्टेड है। एक ऐसे इंसान को लगाया गया जिसको क्या हुआ है? HIV हुआ है या फिर हेपेटाइटिस बी हुआ है, और वही नीडल क्या किया गया? वापस से यूज कर लिया गया। किसके हो? एक हेल्दी पर्सन को। और क्या होगा? उस नीडल या उस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा क्या होगा? उस इंसान को भी HIV या हेपेटाइटिस हो जाएगा। तो आई होप आप सभी चीज़ें समझ चुके होंगे। आगे बात करते हैं। विद इन्फेक्टेड पर्सन ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड, ठीक है, और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द फिटस टू, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो ब्लड होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन होता है या फिर डिजीज होती है, वो कैसे ट्रांसफर होती है, या अगर हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस हो गया या फिर HIV हो गया, वो कैसे ट्रांसफर करती है। तो अभी हमने आपको सिंपली चीज़ें बताई कि वो क्या होती है? इंजेक्शन, ठीक है, जो नीडल्स होती है उसको शेयर करने से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट शेयर करने से, साथ ही साथ ये क्या होती है? एक मदर से फीटस में भी आ सकती है। कोई मदर है, ठीक है, ये कोई मदर हो गई, ठीक है, ये मदर हो गई, ठीक है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये मदर हो गई, ठीक, इस तरीके से ये मदर हो गई। अब इस मदर की अगर हम बात करते हैं तो ये मदर क्या है? HIV पॉजिटिव है। HIV क्या है? पॉजिटिव है। HIV पॉजिटिव है और इसके पेट में क्या पल रहा है? एक बच्चा पल रहा है, छोटा सा एक बच्चा पल रहा है। तो क्या होगा? बच्चा भी क्या हो जाएगा? HIV पॉजिटिव हो जाएगा या हेपेटाइटिस पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया? आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी एंड जेनिटल हर्पीस एंड HIV इन्फेक्शन अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, नॉन क्यूरेबल STD, एक ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एक ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की बताइए नाम जो कि क्या होता है? क्यूरेबल नहीं होता है, जिसका कोई उपचार नहीं है। तो वहाँ पर जो मुख्य रूप से आपका आएगा जिसका उपचार नहीं है, वो आपका आ जाएगा हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीस और HIV। इनके इन्फेक्शन का कोई भी उपचार नहीं है। और अगर हम बात करें दूसरे अन्य डिजीज की, तो क्या होता है? कंप्लीटली क्यूरेबल होते हैं इफ डिटेक्टेड अर्ली, ठीक है। अगर इन तीनों डिजीज को छोड़ दिया जाए, इन तीनों डिजीज को छोड़ने के बाद किसी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को पहले पहचान लिया गया, यानी कि इनकी पहचान कर लिए गए, तो ये सारे क्या होते हैं? क्यूरेबल होते हैं, इनका उपचार किया जा सकता है। आई होप आप सारी चीजें समझ चुके होंगे, ठीक है। एंड ट्रीटेड, और इसका उपचार किया जाता है प्रॉपरली 3 तरीके से, ठीक है। अर्लियर सिम्टम ऑफ मोस्ट ऑफ दिस आर माइनर एंड इंक्लूड इचिंग, ठीक है। अगर हम बात करें जो ये आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, इनको शुरुआत में पहचानना तो थोड़ा कठिन होता है, लेकिन ये कैसे पता चलते हैं? तो आपके सेक्सुअली ट्रैक्ट में, जो आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होते हैं, वहाँ के आसपास में क्या होता है? जलन होने लगती है, खुजली होने लगती है, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं? इसकी लक्षण होती है। जैसे सिंपल से अगर हम बात करते हैं, कोई फीमेल है और इस फीमेल की क्या हो गई? ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गई। फीमेल के इस रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हो गई, ठीक, जस्ट एक सेकंड हमको बनाने दीजिए। तो ये क्या हो गया? वेजाइना हो गया। तो इस वेजाइना में क्या होगा? खुजली होने लगेगी, जलन होने लगेगी, बर्निंग सेंसेशन होने लगेगी। तो इससे आपको समझ जाना चाहिए क्या ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो रहा है। कोई फीमेल है तो मेल में क्या होगा? जो इसकी पेनिस है वहाँ पर खुजली होने लगेगी, वहाँ पर क्या होगी? बर्निंग होने लगेगी। तो इससे आप समझ जाइए कि ये क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिजीज है। अब ये देखो, अब अगर हम बात करते हैं ये डिजीज फैलते कैसे? जब मल्टीपल पार्टनर के साथ आप इंटरकोर्स करते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग, जैसे कि हम बात करते हैं वैश्या, वो क्या करती हैं? मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स करती हैं। तो उनमें अगर कोई डिजीज है तो अगर आप भी गए हैं तो आप भी क्या होगा? उसके चपेट में आ जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। इचिंग होगा, क्या होगा? फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, यानी कि पानी निकलेगा। स्लाइटली पेन, हल्का हल्का दर्द होगा। स्वेलिंग, यानी कि थोड़ा सा सूजन आ जाएगा। शुरुआती दौर का ये पहचान होता है। इन दिस जेनिटल रीजन,
ठीक है, इन द जेनिटल रीजन, जो आपको मैंने बताया कि जो आपके, जैसे अगर हम बात करते हैं ये मेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया, ये मेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि पेनिस हो गया, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगा और आपका खुजली होने लगेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हल्का हल्का पेन होने लगेगा, यानी कि दर्द होने लगेगा, और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। आगे हम बात करते हैं इन द जेनिटल रीजन infected females may often be asthmatic and hence may remain अनडिटेक्टेड। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो फीमेल होती हैं उनमें क्या होता है, इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन के बाद क्या आपको दिखाई देगा वो भी बता देता हूं मैं आपको, सिंपल सा। इसका जनरली क्या करते हैं, जो बहुत जगहों पर होता है उसका यूज किया जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं अब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर हम बात करते हैं ध्यान है वो अब्सेंट है या फिर क्या हुआ कम प्रभावी है, तो जो सिम्टम होते हैं, ठीक है, इन द अर्ली स्टेज यानी कि शुरुआती के दौर में, ठीक, आप इन्फेक्शन एंड द सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू द एसटीडीज, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ये शुरुआती के दौर में क्या होते हैं, सोशल स्टिग्मा के रूप में अटैच्ड होने लगते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के रूप में फैलने लगते हैं। डिटर द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग फॉर टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट, यानी कि अगर हम बात करें शुरुआती दौर में अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की थोड़ा सा भी आपको भनक लगती है, आप पहचान पाते हैं, तो तुरंत वहां पर अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करेगा, आपका पूरी तरीके से इलाज करेगा और आप अच्छे हो जाएंगे, प्रॉपर तरीके से आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं आगे, तो दिस कुड लीड टू द कॉम्प्लिकेशन लेटर, और ये जो होती है अगर शुरुआती के दौर में आप थोड़ा सा भी नज़रअंदाज करते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाता है, समस्याओं को बढ़ाता है। ठीक है, आगे चलते हैं तो वहां पर बताया गया है विच इंक्लूड पेल्विस इन्फ्लामेटरी, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो जो आगे चल करके पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिजीज, यानी कि आपकी जो श्रोणि मेखला होती है, यानी कि अगर हम बात करें कमर वाला हिस्सा होता है वहां तक फैल जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियां होगी, जैसे स्टिल बर्थ बच्चा पैदा करने के लिए, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो सकती है। आखिर देखो क्या होती है, जब आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है फीमेल में, अगर वो अंदर की ओर घुस गई तो प्रेगनेंसी भी नहीं हो पाएगी, तो वहां पर क्या हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है उसको समझिए। जैसे किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। अब इस ट्रैक्ट को थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, जस्ट एक सेकंड हमको दीजिएगा, हम आपको थोड़ा समझाते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, एक तरफ का मैं आपको अच्छे से बनाकर दिखा रहा हूँ, आप समझ जाइए। देखो नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या होती है, नॉर्मल प्रेगनेंसी यहाँ पर यूटेरस में होती है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो ये कहाँ पर होती है, जो आपकी फैलोपियन ट्यूब होती है वहाँ पर होती है। समझ में आया? तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है, जो ऐसी प्रेगनेंसी जो आपके फैलोपियन ट्यूब में होती है। इनफर्टिलिटी यानी कि बाजपन भी आ सकता है, और इवन कैंसर, और कैंसर का भी शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जस्ट एक सेकेंड, आगे अगर हम बात करते हैं तो एसटीडी आर मेजर ट्रीटेड टू हेल्दी सोसाइटी। जो एसटीडी होती है वो मुख्य चीज होती है, जो जिसका एसटीडी ट्रीटमेंट होता है, जो इसकी देखरेख होती है, वो क्या होती है, बहुत बड़ी चीज होती है आपके हेल्दी सोसाइटी के लिए, एक स्वस्थ समाज के लिए। देयरफॉर प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दिस डिजीज आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ये जो HIV होती है, जो एड्स होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, गोनेरिया होता है, और बहुत सारी जो डिजीज होती है, कुल मिला करके जो आपकी STD होती है, उस STD का जो इलाज किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इन सभी का कंसिडरेशन, या अगर हम बात करते हैं डिटेक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर के अंदर आता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर जो प्रोग्राम है वहाँ पर आता है। थ्रू ऑल पर्सन आर vulnerable to this infection and their incidence and reported to be very high among person in age group 15 to 24। यानी कि अगर हम बात करें जो आपके STD होते हैं वो STD बहुत ज़्यादा रूप से दिखाई देते हैं 15 से 24 वर्ष की उम्र वाले लोगों में। द एज ऑफ दिस ग्रुप, यानी कि इस उम्र के जो लोग होते हैं, टू विच जो होते हैं यू आल्सो बिलोंग, और आप खुद इस उम्र के अंदर बिलोंग करते हैं। देयर इज नो रीजन टू
पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल। ठीक है, इसका कोई भी पैनिक रीजन नहीं होता है, लेकिन जो आपका प्रिवेंशन होता है, रोकथाम होता है, वो क्या होता है, पॉसिबल है। वन शुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग ऑफ सिंपल प्रिंसिपल गिवन बिलो। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो जो आपके एसटीडी होती है उसको खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इनसे बचा जा सकता है। इससे बचने के लिए क्या होते हैं, उपाय होते हैं जो कि नीचे बताया गया है। तो अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, किसी अननोन पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए, या फिर मल्टीपल पार्टनर के बारे सेक्स नहीं करना चाहिए। यानी कि ऊपर हमने बताया जैसे एक वैश्या होती है वो क्या करती है, बहुत सारे लोगों के साथ सेक्स करती है, तो उसको एसटीडी हो सकता है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम ड्यूरिंग द कोइटस, हमेशा कोइटस के दौरान क्या करना चाहिए, आपको प्रोटेक्शन का यूज करना चाहिए। इन केस आप डाउट, अगर आपको डाउट हो रहा है कि आपको एसटीडी हुआ है, तो वन शुड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर, तुरंत क्या करना चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए फॉर अर्ली डिटेक्शन, शुरुआती पहचान के लिए, एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट, और पूरी तरीके से ट्रीटमेंट पा लेना चाहिए, एंड डायग्नोसिस या डायग्नोस करना चाहिए विथ इन्फेक्शन को समाप्त करने के लिए। तो आई होप आप एसटीडी को समझ चुके होंगे। और अभी हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी क्या होता है, एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी खत्म हो जाएगा, तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा चीज जिसको कभी बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता। इनफर्टिलिटी का मतलब यही होता है। ठीक है, देखिए यहां पर बात करते हैं डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। अगर हम बात करते हैं जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है, यानी कि जो आपका आरसीएच होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है वो क्या होता है, आपका इनकम्प्लीट होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, अगर उसमें इनफर्टिलिटी को ना जोड़ा जाए तब, बांझपन को ना जोड़ा जाए तब। ठीक है, देखिए आगे बात करते हैं। A large number of couples are over the world, including in India, are इनफर्टाइल। यानी कि अगर हम बात करते हैं बहुत बड़े पैमाने पर देखा जाए तो इंडिया को लेकर के भी बहुत बड़े पैमाने पर क्या देखा जाए, जो इनफर्टाइल कपल हैं, यानी कि ऐसे दंपति जो अनेबल होते हैं बच्चा पैदा करने में, उनकी संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ऐसे कुछ ऐसे भी दंपत्ति होते हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं आप अपने आसपास के क्षेत्र में देख सकते हैं, कुछ ऐसे कपल होते हैं जिनकी संतान नहीं होती है, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन इन स्पीड ऑफ अनप्रोटेक्टेड। अगर वो अनप्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्शन का यूज़ नहीं कर रहे, कॉन्डम का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तब पर भी वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं। सेक्सुअल कोहैबिटेशन, और उनका जो सेक्सुअल कोहैबिटेशन है वो भी सही है। द रीज़न फॉर दिस कुड बी मैनी फिजिकल कॉन्जेनिटल, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो सकते हैं, बहुत सारे फिजिकल कॉन्जेनिटल के द्वारा हो सकता है, और बीमारियों के द्वारा हो सकता है। ड्रग्स, जो दवाई यूज करते हैं उसको, इम्यूनोलॉजिकल यानी कि उसकी जो क्षमता होती है वो हो सकती है। इवन फिजियोलॉजिकल बहुत सारी साइकोलॉजिकल यानी कि मानसिक भी हो सकती है। इन इंडिया, भारत में बात करते हैं, ऑफ्टन द फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर द कपल बिलोंगिंग बीइंग चिल्ड्रेंस, यानी कि जो इंडिया होती है, इंडिया में क्या होती है, जो औरतें होती हैं वो ब्लेम करती हैं मेल के लिए। ठीक है, या फिर अगर हम बात करते हैं जो लोग होते हैं, अगर उनकी बच्चा पैदा नहीं हो रही हैं तो क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं फीमेल को, जो कि बिल्कुल रूप से गलत है। तो यहाँ पर कमी मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि फीमेल सही हो, मेल गलत हो। दूसरी बात अगर हम बात करते हो तो इंडिया में ब्लेम किया जाता है, जो मेल पैदा होता है या फीमेल पैदा होता है उस पर फीमेल को ब्लेम किया जाता है, जो कंप्लीटली क्या है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो आपका मेल और फीमेल पैदा होना होता है वो निर्भर करता है मेल के क्रोमोसोम पर, क्योंकि मेल का ही क्रोमोसोम क्या होता है, चेंज होता है, जो फीमेल की क्रोमोसोम होती है वो क्या होती है, सेम होती है। आगे चलते हैं, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स अगर हम बात करते हैं तो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या आपको मिल जाएगा, डायग्नोसिस मिल जाएगा, वहाँ पर उपचार मिल जाएगा, जिससे एक जो इनफर्टाइल कपल होते हैं वो भी क्या करते हैं, बच्चा पैदा कर सकते हैं। कुड हेल्प टू डायग्नोसिस एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द सेम ऑफ दिस डिसऑर्डर एंड एनेबल दिस कपल टू हैव चिल्ड्रेन, और ये चिल्ड्रेन भी क्या हो सकते हैं, बच्चा पा सकते हैं। हाउ एवर वेयर सच करेक्शन
आर नॉट पॉसिबल, जबकि कुछ करेक्शन होते हैं वो नहीं पॉसिबल होते हैं। द कपल्स कुड बी असिस्ट टू हैव द चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशलाइज्ड टेक्निक कॉमनली नोन एज ART, सेक्सुअल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। कुछ ऐसे भी होते हैं डिजीज, कुछ ऐसी भी समस्याएं होती है जिनकी क्योर नहीं की जा सकती, जिनका उपचार नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में क्या होते हैं, उस कपल को आपको दूसरे तरीके से बच्चा पैदा कराया जा सकता है, जिसको कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ART में क्या आता है, तो ART में आपका IVF आता है, ET आता है, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं, एक बच्चे को अलग तरीके से पैदा करने की विधि बनाई जाती है। तो जिसमें अगर हम बात करते हैं तो आपका आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो आपने टीवी में प्रचार देखा होगा इंदिरा IVF का। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, नॉर्मली आपके शहर की ओर से छोड़ करके, शहर में जो चलता ही था अब गांव की ओर भी ये प्रवेश कर चुका है। तो गांव के लोग भी क्या कर रहे हैं, IVF करवाना स्टार्ट कर दिए। तो IVF में होता क्या है, मेल और फीमेल के गैमेट्स को लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्यूज कराते हैं, और फ्यूज कराने के बाद क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो देखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन दैट इन द बॉडी। यानी कि जो IVF होता है वो क्या होता है, IVF में फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी कराया जाता है, सिमिलर कंडीशन होता है जैसे कि बॉडी के अंदर होता है, फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिसको कहते हैं ET। जो IVF में होता है क्या होता है, एम्ब्रियो का ट्रांसफर किया जाता है, इज वन ऑफ द सच मेथड। क्या इनमें से क्या होता है, एक मेथड होता है, यानी कि एम्ब्रियो का ट्रांसफर किया जाता है। इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज द टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी कि IVF में सबसे फेमस जो मेथड होता है वो क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी होता है। अगर हम बात करते हैं भारत की जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी वो कनुप्रिया अग्रवाल थी, जो कानपुर की रहने वाली हैं, और दुनिया की जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी वो लूसी ब्राउन जॉय थी। दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लूसी ब्राउन जॉय, भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कनुप्रिया अग्रवाल थी। ओवा फ्रॉम द वाइफ, यानी कि डोनर की बात सकते हैं या फिर वाइफ की बात सकते हैं, एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड या फिर डोनर। तो कभी कभी क्या होती है, जो फीमेल होती है ना, यानी कि अगर हम बात करें एक कपल की, तो उस कपल में जो फीमेल होती है, उस फीमेल की जो ओवा होती है, वो ओवा क्या होती है, नहीं सही होती है, या ओवम सही नहीं होता है। तो इसके लिए जरूरत क्या पड़ती है, डोनर की जरूरत पड़ती है। डोनर यानी कि एक ऐसे फीमेल को लेकर आते हैं जो अपने ओवम को दान करती है, ओवम को देती है। या कभी कभी क्या होता है, जो मेल होता है, उस मेल का जो स्पर्म होता है वो सही नहीं होता है, तो वो भी क्या करता है, डोनर को लेकर आता है, और कलेक्ट किया जाता है, एंड include two from zygote under the simultaneous condition in the laboratory। और इन दोनों को एक साथ रख करके क्या करते हैं, जाइगोट बनाते हैं। द जाइगोट आर अर्लियर एम्ब्रियो, यानी कि जाइगोट कह सकते हैं या फिर अर्ली एम्ब्रियो कह सकते हैं, बिट अप टू 8 ब्लास्टोमियर सेल्स कुड देन बी ट्रांसमिटेड इनटू द फैलोपियन ट्यूब, जो कि फैलोपियन ट्यूब में, यानी कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं, उसमें क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो आगे अगर हम चलते हैं तो आगे की पॉइंट में क्या लिखा गया उसको भी समझ जाते हैं। एन एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 सेल, यानी कि जो एम्ब्रियो 8 सेल से ज्यादा होते हैं, इनटू द यूटेरस, यानी कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर टू कंप्लीट इट फर्दर डेवलपमेंट। यानी कि अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर समझिए आप, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, मेल की ओवम हो गई, सॉरी फीमेल की ओवम हो गई, और मेल का क्या हो गया, स्पर्म हो गया। इस मेल के स्पर्म और फीमेल की ओवम को क्या करते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्यूज करा देते हैं, जहाँ पर बन जाता है जाइगोट। अगर जाइगोट बन गया तो इस जाइगोट को क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देता है, जिसको कहते हैं इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। और अगर ये सेल क्या हुआ, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं किए और ये डिवाइड होकर क्या कर लिया, 8 सेल बना लिया, यानी कि ब्लास्टोमिया बना लिया, तो इसको क्या करते हैं, यूटेरस के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि इसको कहते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे इस पॉइंट को। चलिए आगे देखते हैं, आगे की पॉइंट में क्या बताया गया उसको समझते हैं। तो टू कंप्लीट दियर फर्दर डेवलपमेंट, यानी कि अगर हम यूटेरस में ट्रांसफर कर देते हैं या फिर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो अपने डेवलपमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। एम्ब्रियोज फॉर्म्ड इन विवो फर्टिलाइजेशन, यानी कि अगर हम बात करते हैं, जो एम्ब्रियो होते हैं वो क्या होते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन ऑफ जो गैमेट होता है विद इन द फीमेल, यानी कि बिना फीमेल के फर्टिलाइज्ड हो जाता है। आल्सो कुड बी यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव,
ये जो होता है वो यूज किया जाता है एक ऐसे फीमेल के लिए जो क्या कर सकती हैं, प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर सकती हैं, या इस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को कंसीव नहीं कर सकती है, या बच्चा कंसीव नहीं कर सकती है, उनके लिए ये चीज़ें उपयोग की जाती है। ट्रांसफर ऑफ द ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, जिसको कहते हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपका ओवम होता है वो कैसे कलेक्ट किया जाता है, तो इसको देखिए, जैसे एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, यहाँ पर देखिए आप समझिए, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ओवरी होता है, तो इस ओवरी से क्या करते हैं, हम निकालते हैं ओवम को, ठीक है। ऐसे ओवम को क्या करते हैं, हम कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद इसके अंदर क्या करते हैं, हम स्पर्म डाल देते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या आपको समझाने जा रहा हूँ। चलिए आगे की पॉइंट में चलते हैं, उसको समझते हैं। आगे की पॉइंट में क्या बताया गया, फीमेल प्रोड्यूस वन एंड बट कैन प्रोवाइड, जो कि क्या करती है, प्रोवाइड कर सकती है, बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन की क्या कर सकती है, सुटेबल एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड कर सकती है। फॉर द डेवलपमेंट इज अनदर मेथड अटेम्प्ट, ठीक है। जो डेवलपमेंट होता है वो दूसरा मेथड होता है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो मेल का स्पर्म होता है उसको भी लिया जाता है। इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फ्रॉम एन एम्ब्रियो टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। यानी कि जो आपका ICSI होता है उसमें क्या होता है, मेल का जो स्पर्म होता है, जो सीमेन होता है, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, ओवम के अंदर डाल देते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन हो जाए। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट एम्ब्रियो में बदलना शुरू हो जाए। ये प्रोसेस लेबोरेटरी के अंदर किया जाता है। फर्टिलिटी केस देयर ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू inseminate the female or due to the very low sperm count इन द ejaculation। ये जो प्रोसेस होती है वो किया जाता है कि मेल का जो स्पर्म है वो क्या है, बहुत स्लो है, बहुत धीरे चल रहा है, या फिर स्पर्म काउंट कम है, तो वहां पर ये किया जाता है। कुड बी करेक्टेड बाई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा क्या किया जाता है, करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक में द सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर, जो सीमेन होता है वो हेल्दी डोनर से या फिर मेल से जो उसका हस्बैंड होता है उससे कलेक्ट किया जाता है। इंट्रोड्यूस आइदर इनटू द वेजाइना और इनटू द यूटेरस, जो वेजाइना में या फिर यूटेरस में ट्रांसफर किया जाता है, जिसको कहता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन के नाम से जानते हैं आप। फीमेल के अंदर आगे अगर हम चलते हैं तो आगे की पॉइंट्स में क्या बताया गया उसको समझिए। Through options are many, all these techniques require extremely high precision handling by specialized professional and expensive instrument। अगर इन सारी चीज़ों का उपयोग करना है तो इन सारी चीज़ों को उपयोग करने के लिए एक बढ़िया टेक्निक होना चाहिए, एक्सपर्ट डॉक्टर होने चाहिए, अच्छे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। देयरफॉर these facilities are presently available only in few centers, ठीक है, ऑफ द कंट्री, इन द कंट्री। ये दुनिया के कुछ ही सेंटर में क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। सारे हॉस्पिटल्स में ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं, तो बहुत ही कम सेंटर में क्या होते हैं, ये उपलब्ध होते हैं। आगे बात करते हैं, ऑब्वियसली दियर बेनिफिट्स इज अफोर्डेबल, और इसका जो बेनिफिट होता है क्या होता है, अफोर्डेबल होता है। यानी कि एक टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए कम से कम आपको 3 से 4 लाख रुपए खर्च करना पड़ सकता है। आगे बात करते हैं, ऑब्वियसली दिस बेनिफिट्स आर अफोर्डेबल टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, और ये जो होते हैं केवल लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल के लिए होते हैं। इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आर आल्सो डिटरेंट इन द एडॉप्शन ऑफ दिस मेथड, यानी कि इस मेथड का उपयोग करने पर भी आपकी जो भावना है, जो धार्मिक है, या फिर अगर हम बात करें सामाजिक कारक भी क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल दिस प्रोसीजर्स इज टू हैव चिल्ड्रेन, ठीक है। ये जो सारी प्रोसीजर होती है वो बच्चे को पैदा करने के लिए होती है। इन द इंडिया में वी हैव सो मैनी ऑफेंड एंड डिस्ट्यूट चिल्ड्रेन हु वुड probably not survive till
मैच्योरिटी, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में हमने बहुत सारे केसों को ऐसे देखा है कि जिनका बच्चा पेट में तो पलता है लेकिन लंबे समय तक के लिए वो जिंदा नहीं रहता है, वो मर जाता है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, इस टेक्निक का उपयोग किया जा सकता है। और लास्ट हमारा कानून कहता है, परमिट देता है लीगल एडॉप्शन के लिए, यानी कि जो हमारा कानून होता है वो क्या कर सकता है, उसका लीगल एडॉप्शन किया जा सकता है, यानी कि किसी दूसरे के बच्चे को गोद भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आज की क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जो भी चीज़ें मैंने बताया वो सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो यहीं पर आज का चैप्टर समाप्त होता है और कल से पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर के बारे में। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ।